इनकार नहीं कर सकता था कि शिवानी और आरव जिन टैलेंट्स की डींगे मारते थे वे अर्नव के सामने कुछ भी नहीं थे। ऊपर से अर्नव के पिताजी प्रमुख धीरज जी के सबसे चहेते दूसरे बेटे थे और पूरी उम्मीद थी कि वे ही जटायु परिवार के अगले हेड बनेंगे। उनका नाम सिद्धांत जी था। यहाँ तक कि निशा जी के पति जी जिन्हें तीसरे अंकल जी कहते थे कि हिम्मत नहीं हुई कि वे अर्नव के सामने अपनी बनावटी शराबत का चोला उतार कर बदतमीजी कर रहे। अर्नव ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी कमर सीधी थी, आवाज साफ और मजबूत। दादाजी, उसने आदर से सिर झुकाकर कहा। भले ही सातवीं बहन अब 14 साल की हो गई हो, पर उसकी अकल अभी भी 4 साल के मासूम बच्चे की जैसी है। अपनी इस समझ के साथ वो भला कैसे इस मौके का फायदा उठा सकती है कि जब गार्ड्स अपनी पोस्ट पर न हो तब वो चुपके में कोल क्वार्टरी में घुस जाए। हाल में बैठे कई लोग हल्का सा खिसक गए। अर्नव आगे बोला, भले ही मेरा सातवीं बहन के साथ ज्यादा उठना बैठना नहीं रहा, पर मैं जानता हूँ कि वो अपने आंगन से बाहर कदम तक नहीं रखती तो बिला के दूसरे कोने पर मौजूद काल कोठरी के गेट तक पहुंचने की तो बात दूर है, जबरदस्ती इस बात पर अड़े रहना कि वो अनजाने में वहां चली गई होगी और इत्तेफाक से उसी वक्त गार्ड भी गायब थे। क्या ये जरूरत से ज्यादा इत्तेफाक नहीं लग रहा? क्या जबरदस्त ट्विस्ट था। निया अपनी जगह पर सीधी खड़ी रही। उसके चेहरे पर वही काले भाव थे, लेकिन मन ही मन उसने अर्नव के इस अचानक एंट्री और धाकड़ दलीलों पर खूब तालियां बजाई। अपनी यादों से वह जानती थी कि अर्नव का उससे कभी कोई भी पर्सनल लेन देन नहीं रहा। वह सबके सामने उसे तमीज से पेश आता था और बाकी घर वालों की तरह उस पर गंदी टिप्पणियां नहीं करता था। फिर भी चूंकि उसके बीच कभी कोई दोस्ती वाली बात नहीं थी, इसलिए निया थोड़ा हैरान रह गई। वह सबके सामने उससे तमीज से पेश आता था और बाकी घर वालों की तरह उस पर टिप्पणियां नहीं करता था। फिर भी चूंकि उसके बीच कभी कोई दोस्ती वाली बात नहीं थी, इसलिए निया थोड़ा हैरान रह गई जब अर्नव ने उसके हक में आवाज उठाई। लेकिन सच यह था कि जब अर्नव अपने अंकल जी के खिलाफ बोला तो उसने ऐसा वाकई निया की मदद के लिए नहीं किया था। उसका असली मकसद उन बिगड़े हुए जुड़वा बच्चों को मुसीबत में डालना था। निया अपनी जगह चुपचाप खड़ी थी। चूंकि हर कोई यही सोचता था कि वह एक इडियट है जिसे उसकी एक भी बात समझ नहीं आई, इसलिए अगर वह हल्का सा मुस्कुरा भी देती तो कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। इसलिए निया ने तमाशा देखने वाला एटीट्यूड बना लिया और आगे आने वाली लड़ाई का मजा लेने लगी। जैसा कि उम्मीद थी, अर्नव की बातें सुनकर निशा जी के पति जी का चेहरा उतर गया। उसके होठों पर पतली रेखा में बदल गई। उधर जुड़वा बच्चे ने अपने पिताजी के इरादे को भांप लिया था। वे अर्नव को घूरने लगे। उसकी आंखों में पहले से ही जमी हुई चिढ़ अब खुली नफरत में बदल चुकी थी। अर्नव की बातों ने जैसे माचिस की तिल्ली का काम किया और हॉल में बैठे हर किसी के दिल में शक की चिंगारी जगा दी। प्रमुख धीरज जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ पहले अर्नव की तरफ देखा, फिर निशा के पति की तरफ देखा जिसके चेहरे पर हार मानने वाले भाव थे। इस मामले को किसने शुरू किया यह इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रमुख ने धीरे मगर ठोस आवाज में कहा। मुझे आज यहाँ आप सबको इससे भी ज्यादा जरूरी कुछ इन्फॉर्म करना है। निशा के पति जी ने मन ही मन राहत की सांस ली। उनके कंधे थोड़े ढीले पड़े। उन्हें निया की कोई परवाह नहीं थी, पर अगर बात शिवानी और आरव की आती तो वो चीजों को आगे नहीं बढ़ने देते। अर्नव एक पल के लिए चुप हो गया। उसकी हल्की सी भौहें सिकुड़ उठी, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। भले ही प्रमुख उसे मानते थे, पर उम्र और रिश्ते के लिहाज से वह निशा जी के पति से छोटा था। वह खुलकर टकराव नहीं कर सकता था, बस इतना ही। निया ने मन ही मन अपनी भौहें चढ़ाई। उसने सोचा था कि निशा के पति जी और अर्नव के बीच लंबी भिड़ंत होगी, पर यह बहस ऐसे ही खत्म हो गई। उसे प्रमुख का यह रहस्यमय रवैया समझ नहीं आया। उन्होंने उसे सजा देने के लिए मीटिंग बुलाई थी और अब अचानक यह सब इम्पोर्टेंट नहीं रहा। वो आखिर कौन सा नाटक खेल रहे थे? निया के दिमाग में सवालों की कतार थी, पर उसने खुद को याद दिलाया उसे बेवकूफ बने रहना है। चेहरा खाली, आंखें सीधी और मन में चुपचाप गणित। प्रमुख धीरज जी ने एक पल के लिए रुके। उनकी उंगलियां कुर्सी की बाह पर हल्के से थिरकी। फिर उन्होंने पूरे हॉल पर नजर दौड़ाई और बोली, आप सबको लग रहा होगा कि मैं किसी के मना किए गए एरिया में घुसने की वजह से गुस्से में हूँ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस काल कोठरी में किस तरह का जानवर कैद था? उसके शब्द ठहर गए। हॉल में बैठे कई लोगों की सांसें अटक गई। तो फिर क्या होने वाला आगे? ऐसा क्या चीज थी उसमें? क्योंकि अगर उस काल कोठरी में कैद वह जादुई जानवर वैसा था जैसा प्रमुख इशारा कर रहे थे, तो आज की यह मीटिंग सिर्फ सजा नहीं बल्कि पूरे जटायु परिवार की किस्मत बदलने वाली साबित हो सकती थी। और असली खुलासा अभी भी बाकी था।
जब धीरज ने सबके सामने वह सवाल उछाला तो सब लोग घबराकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, सिद्धार्थ को छोड़कर, जिससे इस मामले की थोड़ी बहुत जानकारी थी। बाकी किसी को भी यह नहीं पता था कि इस कालकोठरी में जादुई जानवर आखिर दिखता कैसा था। सबको बस इतना मालूम था कि जब से उस जादुई जानवर को हवेली में लाया गया था, धीरज ने सख्त हुक्म दे दिया था कि बिना इजाज़त कोई भी अंदर कदम नहीं रखेगा। जिज्ञासा तो सबको थी, लेकिन रंगून साम्राज्य में जटायु परिवार के भीतर धीरज की बात का कितना महत्व था यह हर कोई जानता था, भले कौन उसकी आज्ञा के खिलाफ जाने की हिम्मत करता। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे शिवानी और आरव भी उस जादुई जानवर को लेकर बहुत उत्सुक थे, मगर उन्होंने सिर्फ इतना ही साहस किया कि सबकी नज़रों से बचाकर निया को अंदर झांकने के लिए उकसाया। खुद कालकोठरी के भीतर एक कदम रखने की भी हिम्मत नहीं थी। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी जब पहरेदार निया को कालकोठरी से बाहर उठाकर लाएंगे तो उसका पूरा शरीर घावों और खून से लथपथ होगा। वैसे सिहपाव तक खून में डूबी हुई लग रही थी। अगर उसके सीने में हल्की सी सांसें हरकत न दिखती तो हर कोई यही समझ लेता कि वह मर चुकी है। सिद्धार्थ और धीरज के अलावा बाकी सभी इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उस दिन कालकोठरी में जादुई जानवर के साथ आखिर क्या हुआ था। जब धीरज ने उस दिन उस जादुई जानवर का जिक्र किया तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोल सके। धीरज ने ठंडी आवाज में नाक से फुकार भरी, सैकड़ों सालों से मेरे जटायु परिवार में कोई भी जटायु को नहीं जगा पाया। शर्म की बात है कि तुम सब इतने निकम्मे हो। धीरज की बात से सब दंग रह गए। रंगीन साम्राज्य में जटायु परिवार की जो ऊंची और अड़िक हैसियत थी वह सब उस प्राचीन पौराणिक जटायु की वजह से ही थी, जिसे उनके पूर्वजों ने रंगीन साम्राज्य की स्थापना के समय प्राप्त किया था। जटायु की मदद से उनके पूर्वजों ने युद्ध में सम्राट का साथ दिया और देश की नींव रखी, जिससे उन्हें अपार सम्मान और लाभ मिला। हजारों जादुई जानवरों के बीच जटायु का स्थान सबसे ऊंचा था। बाकी सभी जानवर उसके आगे सिर झुकाते थे। उसकी एक चीख ही आसमान में उड़ने वाले तमाम जादुई प्राणियों को भयभीत करने के लिए काफी थी। जटायु की ताकत साधारण हुई जादुई जानवर से कई अधिक थी, लेकिन लोग उसकी शक्ति का अंदाजा सिर्फ सुनी सुनाई बातों से ही लगा सकते थे। जटायु की शक्ति के सहारे खड़ा हुआ यह परिवार पिछले 200 वर्षों तक खूब फला फूला, लेकिन अब धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा था। लगभग 100 साल बीत चुके थे, पर जटायु परिवार में एक भी ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो सोते हुए जटायु को जगा सके। उससे बंधन तो करना दूर की बात है। यह बात कई वर्षों से जटायु परिवार के लिए सबसे संवेदनशील विषय बन गई हुई थी। हर कोई जानता था कि जिसके पास जटायु होता वही जटायु परिवार पर अधिकार करेगा और उसे फिर से उसके शिखर पर ले जाएगा। यह सपना जटायु परिवार के हर सदस्य की आंखों में दिन रात बरसा था, मगर इतने वर्षों के बाद भी लावा पर्वत में सोए हुए जटायु को कोई नहीं जगा पाया। उससे बंधन करना तो दूर की बात है। परिवार प्रमुख यह बात सिर्फ हमारे जटायु परिवार की नहीं है। नीले ड्रैगन, सफेद बाघ और काला कछुआ और यूनिफॉर्म परिवार में भी सैकड़ों सालों से कोई अपने पौराणिक जानवर को नहीं जगा पाया है। धीरज के तीसरे बेटे निशा के पति जी ने धीरे स्वर में कहा। निशा के पति की बात सच थी। जब रंगून साम्राज्य की स्थापना हुई तब उसे 5 प्राचीन पौराणिक जानवरों का संरक्षण मिला था। उन्हीं की रक्षा में साम्राज्य ने आत्मविश्वास के साथ अपनी नींव रखी, लेकिन सैकड़ों सालों के भीतर वे 5 पौराणिक जानवर मानो एक साथ गहरी नींद में चले गए और तब से अब तक कोई भी नहीं जगा पाया। इससे वे 5 रईस परिवार बेहद चिंतित और बेचैन थे, क्योंकि वही पौराणिक जानवर उनकी शक्ति और अस्तित्व की असली नींव थे। धीरज ने बोई सिकोड़ी और निशा के पति पर तीखी नजर डाली। उनके 6 बेटे थे और उनमें सबसे निकम्मा यही था। अगर वह अपना समय शराब और ऐश में मौज में बर्बाद नहीं करता तो बाकी दिन दूसरे रईसजादों के साथ यूं ही आवारागर्दी में निकाल देता था। अगर वह उसका खून न होता तो सच में धीरज कब का उसे परिवार की दूसरा शाखा में भेज चुके होते, जहां उसे अपने दम पर जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता। लेकिन अफसोस हुआ ऐसा वह कर नहीं सकता था। तुम लोगों को कुछ पता नहीं, धीरज ने ठंडी आवाज में कहा। उसका चेहरा सख्त हो गया, आंखें हल्की सी सिकुड़ गई। कुछ समय पहले मुझे खबर मिली कि देवभूमि के भीतर एक नया संत प्रकट हुआ है। 100 सालों से पहले वही संत पौराणिक जटायु को जगाने का काम करते थे। अब जब नया संत आ गया तो यह काम अब नामुमकिन नहीं रहा। जहाँ तक मुझे जानकारी है बाकी चारों परिवार भी संत को आमंत्रित करने की तैयारी कर चुके हैं। क्या पूरा हॉल एकदम से शोर से भर गया। सबके चेहरे पर हैरानी की झलक रही थी। क्या इसका मतलब यह है कि उनमें से किसी को जटायु की निष्ठा पाने का मौका मिलने वाला
वाला है। लंबे समय से चली आ रही ठहरी हुई शांति के बाद जटायु परिवार के भीतर आखिरकार एक बड़ी उलझन उठ खड़ी हुई। अर्नव के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। 16 साल का होते ही उसे किसी शक्तिशाली जादुई प्राणी से बंधन बना लेना चाहिए था, मगर उसके पिता ने ठीक से तैयारी नहीं की। यही वजह थी कि 3 तारा तलवारबाज होने के बावजूद इसकी शारीरिक साधना सबकी नजरों में ऊंची थी, उसके पास अब तक अपना कोई जादुई प्राणी नहीं था। इंसान अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही जादुई जानवर से बंध सकता था। इसका साफ मतलब था कि मौका सिर्फ उसे शिवानी और आरव को ही मिल सकता था। हालांकि शिवानी और आरव में प्रतिभा थी, पर अर्नव तो शुरू से ही पैदाइशी उस्ताद माना जाता था। तुलना करने पर दोनों उसके सामने कहीं नहीं ठहरते थे, वे उसके असली मुकाबले के लायक भी नहीं थे। तो इसका मतलब साफ था कि जटायु लगभग उसी का होने वाला। वह भला खुश क्यों न होता। उसी समय निशा के पति का चेहरा उतर गया। वे समझ चुके थे कि उनके बच्चों की ताकत अर्नव के सामने फीकी पड़ती है। अगर वे जटायु के लिए मुकाबला भी करते तो उनके लिए यह चढ़ाई बहुत कठिन होती। तो क्या हमें भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? हम बाकी 4 परिवारों को खुद से आगे नहीं निकलने दे सकते, निशा के पति ने गंभीर स्वर में कहा। चूंकि उन्हें लगा जीत उनके बेटे के हाथ में आ सकती है, वे चुप कैसे रहते। धीरज ने एक डरावनी हंसी हंसी। क्या मुझे यह बात तुमसे सुनने की जरूरत है? उन्होंने तीखी नजर डाली। मैं पहले ही अपने आदमी भूमि भेज चुका हूँ। संत रघुन साम्राज्य आने को तैयार है, लेकिन उनकी एक शर्त, आने से पहले उन्हें 8वें दर्जे की स्नो स्प्लिट फॉक्स उपहार में चाहिए। वही लोमड़ी कालकोठरी में कैद थी जिसे मैंने पकड़वाने का आदेश दिया था। प्रमुख जी हर बात से दूर की सोच रहे हैं, किसी ने धीरे स्वर में कहा। लेकिन धीरज जी के चेहरे पर मुस्कान का कोई नामो निशान नहीं था। उन्होंने अचानक मुट्ठी भींच ली। क्या तुम्हें पता है उस बर्फीली लोमड़ी को पकड़ने में जटायु परिवार ने कितना नुकसान सहा, और तुम मूर्खों ने क्या कर डाला? उसका अचानक भड़का हुआ गुस्सा देखकर सब हैरान रह गए। सब अंदाजा लगा रहे थे कि उस ताकतवर प्राणी को पकड़ने में कितनी बड़ी कुर्बानी दी गई होगी। 8वें दर्जे की वह स्नो स्प्लिट फॉक्स एक उच्च स्तर की जादुई जानवर थी। भले ही वह दूसरों जितनी खूंखार न हो, लेकिन उसकी फुर्ती का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। उसे पकड़ना आसान काम नहीं था। धीरज की नजर निया पर आकर टिक गई। उसके चेहरे पर न स्नेह था न क्रोध, बस एक ठंडी सी कठोरता। जिस दिन किसी ने कालकोठरी में घुसपैठ की, उसी दिन वह स्नो स्प्लिट फॉक्स बुरी तरह मारी गई। उसके बिना हम जटायु परिवार वाले संत को यहाँ आने के लिए कैसे बुलाएंगे? क्या वह लोमड़ी मर गई? पूरा भवन हक्के बक्का रह गया। निशा के पति का चेहरा सफेद पड़ गया। शिवानी और आरव तो गिरते गिरते बचे। क्या उन्होंने कभी सोचा था कि एक पल की जिज्ञासा के कारण वे जटायु परिवार को फिर से उसके शिखर पर पहुंचने का मौका गंवा देंगे? हर किसी का दिल जैसे बुझ गया। वह स्नो स्प्लिट फॉक्स बेहद कीमती थी और परिवार ने उसे पकड़ने में बहुत कुछ दांव पर लगा दिया था। अगर वे दूसरी पकड़ने की कोशिश करते तो शायद परिवार की जड़ें ही हिल जाती। उसी क्षण सबकी नजरें निया पर जा चुकी। किसने सोचा था कि यह निकम्मी लड़की के कालकोठरी में कदम रखते ही इतना बड़ा हादसा हो जाएगा? 8वें दर्जे का जादुई जानवर कालकोठरी में रहस्यमयी तरीके से मारा गया और उसके आसपास उस समय सिर्फ एक ही इंसान मौजूद था, बेकार समझी जाने वाली 7वीं मिस नेहा। लेकिन क्या सच में वह इतनी असहाय थी, या इस कहानी के पीछे कोई ऐसा राज छिपा जो अगले ही पल सबको हिला कर रख देने वाला था?